Hi everyone, very good evening. Welcome back to Ever Study Classes. I hope you all are doing good. So guys, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज जो आपसे यूजीसी नेट 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए थे। इस एग्जामिनेशन का फीडबैक कुछ ऐसा रहा कि स्टूडेंट्स फाउंड क्वाइट डिफिकल्टी इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। काफी चैलेंजिंग लगे उन्हें क्वेश्चन। सो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या लेवल रहा क्वेश्चंस का, वो सब आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर अप करेंगे। सो एंड तक सेशन में बने रहिएगा। लाइव चैट में मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चंस मेरे साथ साथ रीड करना एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन लाइव चैट। ठीक है जी। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिविटी टर्म को इनमें से कौन सा नोशन या कौन सा कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा है। आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूज एंड कंजम्पशन पैटर्न, कन्वेंशन एंड मार्केट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस में से आपको बताना है ऑब्जेक्टिविटी टर्म के आइडिया के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट क्लोजली एसोसिएटेड है जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिविटी है। उसको अगर आपने सही से डीकोड कर लिया तो आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी टर्म को आपने फोकस करना है, ऑब्जेक्टिविटी टर्म पे ध्यान देना है। तो जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि कोई मेजरेबल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जिसे डिफाइन कर सकें, सब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस्ड ना हो, है ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ना हो, फैक्ट बेस्ड हो, इम्पार्शियल हो, अनबायस्ड हो। तो ये सब फ्रेजेस ऑब्जेक्टिविटी टर्म को डिफाइन करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिविटी टर्म को ये डिफाइन करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स। अब इन ऑप्शंस में से देखिए, आपको वो नोशन, आपको वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जो ऑब्जेक्टिविटी को अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहा हो। दो ये सभी कॉन्सेप्ट्स इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, बट हमें तो वो देखना है ना जो ऑब्जेक्टिविटी को डायरेक्टली डिफाइन कर रहा हो। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपको क्लियर है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आपको कोई मेजरेबल फिनोमिना देखना है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में जिसे आप देख रहे हो, क्वांटिटेटिव फिनोमिना आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ऑप्शंस पे आइए। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी सिमिलैरिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विद इन एन इंडस्ट्री, तो ये तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये हमारा नोशन नहीं होगा। देन यूज एंड कंजम्पशन पैटर्न, कि कंज्यूमर कैसे यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना, विद इन एन इंडस्ट्री, तो ये एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है मार्केट एनालिसिस की, तो ये भी सब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस्ड है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, तो ये भी नहीं होगा। देन कन्वेंशन एंड मार्केट प्रैक्टिसेस, कि कैसी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो है यूज की जा रही है विद इन एन इंडस्ट्री बाय द फर्म्स, तो ये भी एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव फिनोमिना है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो मेजर करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो बताता है एक गुड के प्राइस में चेंज होने से उसके सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड में कितना चेंज आता है। तो वो कितना चेंज आता है हमें एक फैक्ट देता है, क्वांटिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव मेजरेबल क्राइटेरिया हमें देता है, तो ये क्वांटिटेटिव फैक्ट बेस्ड है। दैट इज व्हाई दिस नोशन डिफाइंस द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजरेबल क्राइटेरिया है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, और आंसर की में भी हमें यही आंसर दिया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to maximize profits in oligopolistic markets, in which order firms addresses following strategic challenges? आपको क्वेश्चन में कुछ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस गिवन है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। ये 5 चैलेंजेस आपको गिवन है। ये सारे चैलेंजेस को हम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में पढ़ते हैं। ये 5 फोर्सेस ही तो हैं जो माइकल पॉटर ने दिए हैं। अब आप बोलोगे ये तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, तो एग्जामिनर यहाँ आपके साथ खेल गया, उसने इंटीग्रेट कर दिए दो टॉपिक्स को। यही तो लेवल अप देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा के वो अप्लाई कर सकता है किसी और कॉन्सेप्ट में, तो यही तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, यही तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना। जब हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है, यही तो हम पढ़ते हैं ना। दो क्विज क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत स्पेसिफिक होना आंसर को लेके, जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको बोला कि इन चैलेंजेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी कि ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स को इन चैलेंजेस को कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये सभी फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है ना, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करते हैं लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एनालाइज करने में। कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी इन 5 फोर्सेस से अफेक्ट करती है फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी मार्केट पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं ये 5 फोर्सेस। तो ये मेरे अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग ये सभी फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने में। बट क्वेश्चन डिमांडेड यू टू बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ऑप्शन से ही एनालाइज करेंगे। तो आंसर की में जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया आपको वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसी को ही एनालाइज करते हैं। तो देखिए क्या ऑर्डर यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करी है, ठीक है। देन फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री की बात करी। देन उन्होंने बात करी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की। फिर बात करी है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की। एंड लास्ट में बात करी है उन्होंने कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म्स, यानी कि इमीडिएट कंसर्न से पहले उन्होंने लेके चले कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। फिर उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिशन में कॉरेस्पॉन्डेंस आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देन उसके बाद वो वर्टिकल कॉम्पिटिशन पे आगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की बात करी, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की। और जो इंडस्ट्री राइवलरी है वो भी इन सभी फोर्सेस से अफेक्ट होती है। देन हाईएस्ट कंसर्न पे है इंडस्ट्री राइवलरी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना आंसर दिया है एग्जामिनर में, ठीक है जी। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन 1 की बात करते हैं। पहले उन्होंने बात करी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म्स की, ठीक है। तो ये तो हाईएस्ट कंसर्न है, ये नहीं होगा हमारा। अब ऐसे आ जाइए हमारे पास थर्ड ऑप्शन में। देखिए थर्ड ऑप्शन में सबसे पहले उन्होंने बात करी थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ये ठीक है। फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, फिर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवल फर्म्स पे आगे। देन फिर वर्टिकल कॉम्पिटिशन की बात करी। ऐसे ऑप्शन 4 में उन्होंने बताया। लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। जैसे मैंने बताया कि इमीडिएट कंसर्न से हाईएस्ट कंसर्न पे गए, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। ऐसी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, और लास्ट में हमारे पास इंडस्ट्री राइवलरी। दैट इज वाई करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है वो काफी वेग लगा मुझे, तो तभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो गई थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। होता है ऐसा, हर एग्जामिनेशन में आपको 3-4 क्वेश्चंस ऐसे वेग से, एम्बिग्यूटी जिसमें होती है, ऐसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउज मेनी फर्म्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन द मार्केट्स, व्हिच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ बेटर यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब फर्म्स के पास टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी होती है, अपडेटेड है, एडवांस्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि फर्म्स मार्केट में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, है ना। तो आपको बताना है कि ऐसे सिनेरियो में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर सोसाइटी के रिसोर्सेज को का बेटर यूज कर पाता है। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज को बेटर यूज करना इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक आउटपुट मैक्सिमाइज है, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उनका जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो गया, और कस्टमर के जो नीड्स एंड वांट्स है वो टाइमली मीट हो पा रहे हैं, ठीक है। ये सोसाइटी के रिसोर्सेज का बेटर यूज को सिग्निफाई करता है। तो आपको बताना है कि ऐसे सिनेरियो में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है। ऑप्शन 1 है परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन 2 है मोनोपोली, ऑप्शन 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड ऑप्शन 4 इज ओलिगोपोली। जल्दी बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। एक बार अपने माइंड में परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको लेके आइए, और उसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आंसर बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल सेलर जो है उसका सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता मार्केट के ऊपर, क्योंकि फ्री फोर्सेस ऑफ जो मार्केट है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ पर इंटरप्ले करते हैं, ठीक है। उनका जो इंटरसेक्शन यहाँ पर होता है वही वाला प्राइस जो है प्रिवेल करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, है ना। तो इस ये वाला प्राइस प्रिवेल करता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है, यानी कि प्राइस जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन है वो इस पॉइंट पे अक्कर करती है जहाँ पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई वेस्टेज नहीं है रिसोर्सेज की। मिनिमम जो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है उसका लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ अकर करती है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट,
तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही आते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही देखने को मिलते हैं। मोनोपोली में, बाकी तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे कहीं ना कहीं, जैसे मोनोपोली में हम डेड वेट लॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे सोसाइटी के बेटर रिसोर्सेज अच्छे से नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे वहां पे जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो भी कम होता है, सारा का सारा जो मोनोपोली होती है वो ले जाती है कंज्यूमर सरप्लस। डिपेंड्स की जो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसी है। परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा होता है, कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा होता है। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती है, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो एडवर्टाइजिंग पे कोई खर्चा नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं लॉन्ग रन में, तो इक्वालिटी रहती है, जो हम कस्टमर से प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ग्रेटर इक्वालिटी देखने को मिलती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो ये सभी फीचर्स ही हमें बताते हैं कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का बेटर यूज करता है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक है जी, सो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट। मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट when it pays for the firm to expand the use of variable factor input। so question में MRMC के रिलेशनशिप की बात की गई है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है कि फर्म के लिए कब बेनिफिशियल होगा अपने वेरिएबल फैक्टर इनपुट को एक्सपैंड करना। when it pays यानी कि beneficial for the firm, when it will be beneficial for the firm to expand the use of variable factor input। so options given है, option 1 marginal revenue product is greater than marginal resource cost, option 2 MRP is less than MRC, option 3 marginal revenue product is equal to marginal resource cost, and option 4 is marginal revenue product is equal to marginal resource cost is equal to 1। सो इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है, एमआरएमसी के रिलेशनशिप के बेसिस पे बेसिकली आपको बताना है कि फर्म के लिए कब बेनिफिशियल होगा अपने वेरिएबल फैक्टर इनपुट को एक्सपैंड करना, उसको यूज में लेके आना, यानी कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट जब फर्म इंकर करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने, मतलब एक और यूनिट प्रोडक्शन में अपना इंक्रीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर की जा रही है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एक्स्ट्रा रिवेन्यू जो फर्म रिसीव कर रही है बाय प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, ये मार्जिनल रिवेन्यू होता है। और जब भी फर्म प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही होती है, सो दे नीड टू कंसीडर देयर चेंजेस इन द प्रोडक्शन बाय 1 यूनिट, कि 1 यूनिट प्रोडक्शन में चेंज लाने से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि फर्म को एमआरएमसी के रिलेशनशिप को देखना पड़ता है। अब फर्म अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर कर रही है एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, तो ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर यूनिट से वो कुछ ना कुछ रिवेन्यू भी रिसीव करेगी, है ना, ऐसा होता है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ज्ञान देख लिया, आप बताइए यहाँ पे कि क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। एमआरएमसी का रिलेशनशिप हमें देखना है, ठीक है, तो उस एमआरएमसी के रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको बताना है कि फर्म के लिए कब बेनिफिशियल होता है कि वो अपना वेरिएबल फैक्टर इनपुट को यूज में लेके आए, एक्सपैंड करे। तो बिल्कुल जब हमें रिवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू जब ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तभी उसके लिए बेनिफिशियल है ना, तभी वो क्या करेगा, एक्सपैंड करने की सोचेगा अपनी प्रोडक्शन को। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रिवेन्यू, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रिवेन्यू से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फर्म अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर देगी, क्योंकि कॉस्ट इंकर ज्यादा हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा, एक्स्ट्रा यूनिट ज्यादा इंकर हो रही है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होती है, तो ऐसे केस पे क्या होता है कि फर्म अपनी प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखता है। अब यहाँ पे एक्सपैंड की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1, जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में एमआरएमसी का रिलेशनशिप है, और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में परफेक्ट वो एमआरएमसी का रिलेशनशिप है। तो दोनों में यही कंडीशन हमारी प्रिवेल करती है, एमआरएमसी का रिलेशनशिप इसी तरीके से होता है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन सी शेप्स यूज होती हैं, या फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप्स किस तरीके की रहती हैं, एस शेप, एल शेप, बी शेप, यू शेप या फिर डब्ल्यू शेप। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इन ऑप्शंस में से। सो ट्रेडिशनल थियरीज बताती हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप की होती है, बिकॉज रिटर्न्स टू स्केल हमारा ऑपरेट करता है। आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके के पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होती हैं वो यू शेप की होती हैं, और लॉन्ग रन में हमारा रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट कर्व्स होती हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स जो होती हैं वो यू शेप की होती है। ऐसा ट्रेडिशनल थियरीज कहती हैं,
ठीक है। तो ट्रेडिशनल थियरीज के अकॉर्डिंग कॉस्ट इनिशियली हमारी डिक्रीज होती है ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये शेप रहती है ना हमारी यू शेप, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारा एक्सपीरियंस कर रहा होता है फर्म, जिसकी वजह से कॉस्ट इनिशियली हमारी डिक्रीज करती है। उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आता है। फर्म अपने ऑप्टिमल पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा होता है, और फिर जब फर्म अपने ऑप्टिमल पॉइंट से ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, उसकी वजह से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो हमारी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। एंड दैट इज वाई जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप का आता है। इनिशियली जो होती है हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो फॉल करती है, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, और बाद में एवरेज कॉस्ट जो होती है वो हमारी इंक्रीज करना शुरू कर देती है विद इंक्रीज इन द आउटपुट। दैट इज वाई जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप की होती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थियरीज। ट्रेडिशनल थियरीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं मॉडर्न थियरीज की, तो मॉडर्न थियरीज कहती है कि जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होती हैं वो एल शेप की भी होती हैं रादर देन यू शेप, मतलब एल शेप की होती हैं रादर देन यू शेप, बिकॉज फर्म्स जब बिगिनिंग में आउटपुट एक्सपैंड करती हैं तो एवरेज कॉस्ट उनका डिक्रीज करता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। तो मॉडर्न थियरीज कहती हैं कि लॉन्ग रन में इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने पर मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज तो आती है, बट टेक्निकल और प्रोडक्शन इकोनॉमीज इतनी होती है कि वो मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज को ऑफसेट कर देती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है इट डज नॉट राइज, इट मे आइदर रिमेन कांस्टेंट या फिर स्लाइटली मतलब फॉल करती रहती है। सो आपकी नॉलेज के लिए दोनों डायग्राम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ट्रेडिशनल थियरीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की यू शेप होती है, और मॉडर्न थियरीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा एल शेप को होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एल शेप, बी एंड डी दैट इज यू शेप। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, empirical studies indicate that long run average cost curve is, सिमिलर क्वेश्चन है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की अभी हमने बात की, वही आपको बताना है कि इंपेरिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है मॉडर्न थियरीज के अकॉर्डिंग, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप कैसी रहती है, एल शेप, यू शेप, एस शेप या फिर वी शेप। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा एल शेप की होती है, ठीक है, रीजन हमने अभी देख लिया लास्ट क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू। दो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दो क्या है, ये प्राइस कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है, जो फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई से, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से अगर हमारा प्राइस बहुत ज्यादा, यानी कि पुअर्स के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है उस प्राइस को, और या फिर बहुत लो है, अनप्रॉफिटेबल है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है दो तरीके से प्राइस को कंट्रोल करती है। तो मैंने बताया प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है कि आप मिनिमम इतना प्राइस आपको चार्ज करना है, मिनिमम इतना प्राइस तो आपको चार्ज करना है। जैसे लेबर की बात करें तो मिनिमम इतना प्राइस आपको उस लेबर को पे करना ही करना है, उनकी मेहनत का। और प्राइस सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस जो आपको चार्ज करना है किसी कॉमोडिटी के लिए। और जो असेंशियल कॉमोडिटीज होती हैं उनके लिए प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। प्राइस सीलिंग वाली जो टेक्निक होती है, प्राइस कंट्रोल टेक्निक होती है, वो यूज की जाती है असेंशियल कॉमोडिटीज जैसे वीट, शुगर, केरोसिन, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज के केस में हम प्राइस को रेगुलेट करते हैं प्राइस सीलिंग के से। जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइस सीलिंग करती है। प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम इतना प्राइस आपको चार्ज करना है उस एसेंशियल कमोडिटी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, और जो प्राइस सीलिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट किया जाता है, ठीक है। जो हमारा प्राइस सीलिंग होता है, दीज आर द हायर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट इज एट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, सरप्लस ऑफ कमोडिटी, होर्डिंग ऑफ कमोडिटी या फिर इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। अब होता क्या है कि जो सप्लायर्स होते हैं ना वो रिड्यूस प्राइस पे सप्लाई करने के लिए मना कर देते हैं, दे आर अनविलिंग और दे आर अनएबल टू सप्लाई द कमोडिटी एट द रिड्यूस प्राइसेस, जिसकी वजह से सिचुएशन क्या होती है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। अब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो शॉर्टेज देखने को मिलेगी, और अगर शॉर्टेज है तो अल्टीमेटली ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो ब्लैक मार्केटिंग होगी, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी होगी एंड ऑफ कोर्स होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज होगी। होर्डिंग का मतलब भी क्या होता है कि आप लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेज करके रख लेता है दुकानदार, और जब प्राइस ज्यादा होते हैं इन फ्यूचर तो उस पे बेचता है, ठीक है ना। तो ए
बी एंड डी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड होर्डिंग ऑफ कमोडिटी। चलिए जी अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में गुड्स की नेचर गिवन है, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और लग्जरी गुड्स। एंड लिस्ट 2 में डिमांड इलास्टिसिटीज आपको गिवन है डिफरेंट। डिमांड इलास्टिसिटीज तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछ ली जाती है मैच द फॉलोइंग फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात की गई है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। टी के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो सब्स्टिट्यूट है यानी कि कॉफी, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सो बी हमारा मैच करेगा 1 के साथ। देन वी हैव ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लेते हैं पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। अगर इंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो पेन की डिमांड कम हो जाती है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो सी हमारा मैच करेगा 4 के साथ। ठीक है, ये वाली मैचिंग हमें मिल गई है। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऐसा लग्जरी गुड्स के केस में होता है। प्रोपोर्शनेटली अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ऑफ कोर्स लग्जरी गुड्स की तरफ मूव करते हैं, आप नॉर्मल गुड्स को छोड़ के आप लग्जरी गुड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो लग्जरी गुड्स का हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि ग्रेटर देन 1 होती है। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के लिए होती है, बिकॉज अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग हमें ऑप्शन नंबर 2 से मिल रही है। ए हमारा मैच कर रहा है 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 4 के साथ एंड डी हमारा मैच कर रहा है 2 के साथ। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पर आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है इन ऑप्शंस में से। सो स्टेटमेंट 1 में बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोर एंड बेटर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। अगर ज्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, बेटर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, तो ऐसे केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होती है। बिल्कुल, लेमन जूस जो है उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, मैंगो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, एप्पल जूस है, बहुत सारे जूसेस अवेलेबल है। अब लेमन जूस का अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अगर अवेलेबल है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ग्रेटर देखने को मिलती है। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, फॉर विच income elasticity of demand greater than 1 are called luxuries, and while those normal goods for which elasticity of demand is between 0 and 1 are considered as necessities। बिल्कुल, अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो लग्जरी गुड्स है, अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो नेसेसिटी है, और अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो वो हमारा इंफीरियर गुड्स होता है। सो स्टेटमेंट 2 में जो हमें इलास्टिसिटीज गिवन है, इनकम इलास्टिसिटीज गिवन है डिफरेंट गुड्स की, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स में जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली, डिओपॉली और मोनोपॉली। सो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आपको बताना है कि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हमें कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। सो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जिन भी ऑप्शंस में हमें परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो सवाल पैदा ही नहीं होता, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, और ऐसी ऑप्शन 4 भी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे हमारे पास सेकंड एंड थर्ड। अब मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में हमारे पास लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, यूनिक प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं हमारे पास। सो जहां पे हमें ऑप्शन में ई दिया गया है, यानी कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर दिया गया है, वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा हमारे पास ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, यानी कि बी सी डी मार्केट स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, यानी कि मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिओपोली में। ठीक है जी, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बड़े सिंपल तरीके से। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज कर जाएगी।
सो गिवन है सबसे पहले हमें एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, बिल्कुल अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है ना, जो उसका रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल बी ऑप्शन बी भी हमारा ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड उस पर्टिकुलर उसके सब्सटीट्यूट जो उसका हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, सो ये नहीं आएगा हमारा ऑप्शन में। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स के नंबर बढ़ने से डिमांड की डिमांड में इंक्रीज होगा या नहीं होगा उसका हम जज नहीं कर सकते, प्राइस अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल डिमांड जो है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की इंक्रीज कर जाएगी, तो डी भी नहीं आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है इंक्रीज टेस्ट फॉर द कॉमोडिटी, बिल्कुल उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट अगर बढ़ जाता है तो बिल्कुल उस पर्टिकुलर डिमांड, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। सो ए बी एंड ई जो है वो हमारे करेक्ट आंसर में आने चाहिए। सो ए बी और ई यानी कि ऑप्शन 4 हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, सो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा आंसर बनेगा। चलिए जी अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 में आपको हरफिंडे इंडेक्स वैल्यू गिवन है और लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट मार्केट टाइप्स गिवन है। सो जो हरफिंडे इंडेक्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी मार्केट टाइप होगी। आपको पता है कि जो हमारा हरफिंडे HHI हम पढ़ते हैं, हरफिंडे हर्शमैन इंडेक्स जो है ये हमारा मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में, उनके पास कितनी मार्केट पावर है उसे मेजर करती है ये मार्केट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कि उनका मार्केट पावर उनके पास कितना है, कि कितनी फर्म्स जो है उनका कितना परसेंटेज है उस टोटल इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे हम मार्केट कंसंट्रेशन देखते हैं। अब वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मार्केट साइज के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन साइज के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, सेल्स के बेसिस पे ले सकते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो जो हर्शमैन हरफिंडे इंडेक्स है उसमें उन्होंने हमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज दी, 0 to 10,000। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यानी कि जो हमारी फर्म्स हैं, जो डिफरेंट फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, वो सब इक्वल है, ठीक है, किसी तरीके का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास लार्ज परसेंटेज ऑफ पावर है, किसी के पास मार्केट पावर कम है, किसी के पास मार्केट पावर कम है। तो ऐसा कौन से केस में होता है, कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो है, लेकिन कोई ऐसा सिंगल सेलर नहीं है जो डोमिनेट कर रहा हो पूरी मार्केट को, है ना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्राइस कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सब प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होते हैं। तो 0 हमारा क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ। ए हमारा मैच करेगा 4 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है वैल्यू 0 to 1000। अगर 0 to 1000 वैल्यू, इट मींस कि जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब कंसंट्रेशन लो कौन से केस में होती है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बी हमारा मैच करेगा 3 के साथ। अब आ गया 1000 to 1800। अब 1000 to 1800 यानी कि कंसंट्रेशन हमारी बढ़ गई है, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे है, तो इट मींस कि ओलिगोपॉली स्ट्रक्चर में हम आ गए हैं। सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ, ठीक है। एंड देन हमारे पास है 1800 से 10,000 तक। 1800 से 10,000 पे आ गए, यानी कि ओलिगोपॉली विद हाई रिस्क ऑफ कार्टल्स। हाई रिस्क ऑफ कार्टल्स मतलब कि बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा डी, हमारा मैच हो जाएगा 1 के साथ। और अगर हमारे पास बिल्कुल 10,000 वैल्यू होती तो इट मीन्स कि इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, ठीक है, एक ही फर्म है, तो इट मींस मोनोपोली वाली सिचुएशन है। तो इस तरीके से जो हमें इंडेक्स वैल्यूज हमें गिवन है 0 to 10,000, ठीक है, लोएस्ट टू हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे हम मार्केट टाइप जो है आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो हमारी मैचिंग है वो हमें करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 से मिल रहा है, ठीक है जी। Next question, according to the theory of contestable markets, vigorous competition can take place even among few sellers if dash and dash। यहाँ पे आपको कंटेस्टेबल मार्केट के बारे में पूछा गया है। इस मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसी मार्केट है, कौन सी मार्केट होती है। कंटेस्टेबल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर जो फर्म्स होती हैं उनका एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री रहता है, कोई बैरियर नहीं होता है, एंड विदाउट एनी संक कॉस्ट, संक कॉस्ट नहीं कोई इन्वॉल्व होती है इसमें। अब
कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे ज्यादा संक कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती है? जैसे आपने प्राइवेट एजुकेशन शुरू कर दिया, आप घर पे ही ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपके यहाँ संक कॉस्ट नहीं लगी, जो फर्नीचर ऑलरेडी आपके पास घर में था आपने उसी को यूटिलाइज कर लिया, बच्चे आपसे पढ़ के जा रहे हैं। बट कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक दूसरे घर छोड़ के कोई ना कोई कोचिंग प्रोवाइड कर ही रहा है अपने घर में। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप था और उसी पे आपने वेब पेज डिजाइन करने शुरू कर दिए, डिजिटल मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे भी लेकिन विग्रेस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन संक कॉस्ट कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी मार्केट को कंटेस्टेबल मार्केट बोला जाता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन संक कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो एंट्री होती है और जो एग्जिट होते हैं फर्म्स का, वो फ्री होता है, विदाउट एनी संक कॉस्ट, इंटायरली कॉस्टलेस होता है। आप कभी भी एंटर कर सकते हैं उस मार्केट में और कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ये सब ऑप्शंस गिवन है, प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, डिमांड इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, एंट्री इनटू द मार्केट इज एब्सोल्युटली फ्री, देयर आर स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट बैरियर्स, और एग्जिट फ्रॉम मार्केट इज इंटायरली कॉस्टलेस। तो जब हम कंटेस्टेबल मार्केट को डिफाइन करते हैं, वो करते ही ऐसे डिफाइन है कि कंटेस्टेबल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फर्म्स का एंट्री और एग्जिट जो होती है वो फ्री होती है, विदाउट एनी संक कॉस्ट होती है, एंटायरली कॉस्टलेस होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जिसमें ऑप्शन में सी और ई गिवन होगा वो बनेगा। सो ऑप्शन 4 में हमें सी और ई गिवन है, सो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आपको यहाँ पर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है, नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स, नेसेसिटीज, लग्जरीज, इंफीरियर गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स मतलब कि नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। इन गुड्स को आपने क्या करना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिफरेंट कॉफिशिएंट्स हैं कॉरेस्पॉन्डेंस टू दीज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया जहां पे आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन थी, और सेकंड स्टेटमेंट में आपको नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स के इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कोफिशिएंट्स गिवन थे, है ना। तो वो क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप शॉर्ट शॉर्ट सही अटेम्प्ट करेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर इन ऑप्शंस में से क्या होगा। सो इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में हम ये जीरो ले लेते हैं। अब जीरो से नीचे जो वैल्यू है अगर कॉफिशिएंट की, ठीक है, लेस देन जीरो है अगर वैल्यू, तो वो हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। लेस देन जीरो है अगर, वो इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो है तो वो हमारे नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। ग्रेटर देन जीरो अगर हमारे पास इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन जीरो है तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जीरो और वन के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो कैसा होते हैं हमारे, वो नेसेसिटीज होते हैं, ठीक है। और अगर वन से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आएंगे, वो लग्जरी गुड्स हो जाएंगे। बेसिकली जो हमारे नॉर्मल गुड्स है ना, वो दो गुड्स में क्लासिफाई होती है, नेसेसिटीज में और लग्जरी गुड्स में, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो हम कह देते हैं इन जनरल टर्म्स में, अगर ग्रेटर देन जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो वो नॉर्मल गुड्स है। अब नॉर्मल गुड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, अगर जीरो से वन के बीच में कॉफिशिएंट आ रहा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वो नेसेसिटीज होती है, ठीक है। हमारे पास वो नेसेसिटी कमोडिटीज होती हैं। और अगर ग्रेटर देन वन कॉफिशिएंट आता है तो वो हमारे पास लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए आपको, तो सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है, इंफीरियर गुड, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद बी नेसेसिटीज आएगा, देन हमारे पास ए नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन जीरो है पर हमने जीरो टू वन पहले ले लिया नेसेसिटीज का, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास ई सर्विसेज आ गए और लास्ट में हमारे पास लग्जरीज आएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन 1। नॉर्मल गुड्स को नेसेसिटीज के बाद इसीलिए लिया क्योंकि मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि नॉर्मल गुड्स जो है वो इन जनरल है, ग्रेटर देन जीरो कोई भी कॉफिशिएंट है अगर हमें क्लासिफाई नहीं करना तो वो नॉर्मल गुड ही है। बट अगर जीरो से वन के बीच में अगर आ जाता है तो वो हमारा नेसेसिटी बन जाता है, ग्रेटर देन वन है तो वो हमारा लग्जरी बन जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर दिया गया है। चलिए जी, अगला सवाल, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन 1 आपको गिवन है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट, आई होप समझते हैं आप बहुत अच्छे से। सो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन एनी वन कॉमोडिटी, आएगा यहाँ पे कॉम्युनिटी नहीं होगा, कॉमोडिटी होगा। नेक्स्ट है, कंज्यूमर
often consume small number of commodities. Option 3, consumer only spends a small portion of income or consumption. On option 4 is consumers income is relatively smaller in relation to the consumption. अब इन ऑप्शंस को एनालाइज करके देखिए. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का स्मॉल पोर्शन किसी एक कॉमोडिटी पे लगा रहा है. तो किसी एक कॉमोडिटी पर अगर उसकी स्मॉल इनकम का प्रोपोर्शन जा रहा है अपनी इनकम का, तो वो उन प्रोडक्ट्स को लेके बड़ी जल्दी स्विच कर सकते हैं. जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं, अगर वो रेड डाबर यूज कर रहा है तो वो बड़ी जल्दी उस पे स्विच कर सकता है, कोलगेट पे स्विच कर सकता है, पेप्सोडेंट पे स्विच कर सकता है. ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम का स्मॉल पोर्शन ऐसी कॉमोडिटीज पे जा रहा है. ऐसे ही अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, सोप की बात करें, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है इनकम इफेक्ट से. बाकी केसेस में देखिए कंज्यूमर ऑफन कंज्यूम स्मॉलर नंबर ऑफ कॉमोडिटीज, इससे हम जज नहीं कर सकते. देन कंज्यूमर ओनली स्पेंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम और कंजम्पशन, ये हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में बिल्कुल ही क्लियर आपको समझ में आ रहा है. और कंज्यूमर इनकम इज रिलेटिवली स्मॉलर इन रिलेशन टू कंजम्पशन, यहां से आप सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के रिलेशनशिप को जज कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1. चलिए जी, अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रेवलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है. नंबर 1 परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नंबर 2 मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नंबर 3 ऑलिगोपोली, ऑप्शन 4 इज डिओपोली. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, और या फिर आप हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फर्नीचर वाली इंडस्ट्रीज, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती हैं. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होती हैं ये लार्ज होती हैं. बहुत लार्ज किस फॉर्म में कि इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इनके पास होना चाहिए, रॉ मटेरियल के सोर्सेज इनको बहुत सारे चाहिए होते हैं और उन पर कंट्रोल चाहिए होता है, गवर्नमेंट का सेंक्शन चाहिए होता है ना. तो ये लार्ज फर्म्स होती हैं, फ्यू होती हैं बट लार्ज होती हैं, है ना. तो ये वाला जो फीचर है हम कौन सी मार्केट फॉर्म ऑफ मार्केट में पढ़ते हैं, ऑलिगोपॉली में पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट हमारी ऑलिगोपॉलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में आती है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3. चलिए जी, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी आज की डिस्कशन आपके साथ कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपसे यूजीसी नेट 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे. आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया, आपको इस सेशन से पता चले कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. सो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बिल्कुल ये सेशन हेल्पफुल होने वाले हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.